समझने की बात यह है कि अगर मसाइल को हल करना है तो क्या दुश्मन बन के मसाइल को हल किया जा सकता है, या बैठ के कहीं एक एमिकेबल रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है और इसमें फ़लस्तीनियों की भी भलाई हो सकती है। अगरचे वो हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान जैसी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये मसला नहीं होना चाहिए कि वो दुनिया के मसाइल और उसकी पुलिसिंग करते भी रहे। हम बन गए हैं दुनिया के मामे, और इसीलिए हमें फ़िक्र होती है, और हमारे वज़ीर ख़ारजा भी बयान दे देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बयान दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो दीगर दुनिया के हमारे एलाइज और पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ किस तरह से चलेंगे, जब कि हम बिल्कुल ही एक अपने आप को आइसोलेशन में ले जाकर एक जिहाद की बात कर कर, एक लड़ाई की बात, फसाद की बात करके हम कहें कि जी हमारे साथ दोस्ती भी रखें आप, और हम जो है वो आपको ये कश्मीर और इसको इसराइल को तस्लीम भी नहीं कर देंगे। तो उनकी तो कोई, उनके तो कानों पे भी जू नहीं रहेंगी कि अगर पाकिस्तान को एतराज़ करता है शाह महमूद या इमरान खान, उनको दे डोंट इवन केयर कि आप क्या कहते हैं। वो कहते हैं हमारे फैसले हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हमने कर लिया। अब आप अपना फैसला कीजिए, आप अपनी रियासत, अपने आपके नक्शे, आपकी सरहदें, आपके मसाइल, वो आपके अपने मसाइल हैं, यू हैव टू डील विद इट। सो अब पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है कि जब दुनिया एक ऐसे सेंट्रल ग्लोबल विलेज की तरह बनती चली जा रही है, उसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम अपने शहरियों की बेहतरी की बात कर रहे हैं, या वही हम अपना पुराना 100 साल पुराना जो है राग अलापते रहेंगे कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फ़लस्तीन बनेगा, आज़ाद होगा। फ़लस्तीन के मसले, फ़लस्तीन के लोग और उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो अब उसी रीजन में, वो हमसे हज़ारों मील दूर है, हम उनके फैसले कैसे कर सकते हैं? हम अपने फैसले तो कर नहीं सके, हम अपना वतन तो बचा नहीं सके। 1971 में हमने अपने वतन को खो दिया, और हम बात करते हैं दूसरे वतन और दूसरे लोगों की, दूसरे शहरियों की। तो सर, अभी जैसे आपने देखा ही है कि हमारे आर्मी चीफ गए भी हैं सऊदीया, उन्होंने हमसे एक लोन भी वापस ले लिया, और उसके लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो ये कह रहे थे कि जी सऊदी अरब की हालत बहुत खराब है, उन्हें बहुत जरूरत है, यानी जैसे कहना चाहिए सऊदी अरब को हमसे भी ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने अपने पैसे हमसे वापस ले लिए। तो वो ये किसी किस्म का प्रेशर डालने के लिए है पाकिस्तान पे, किस लिए कर रहे हैं? लेकिन अगर वो गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरान बन के, तो फिर मेरा सवाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से है कि इमरान खान क्या कर रहा है। फिर मेरा सवाल ये है कि आपका एक वजीर खारजा है, वो क्या कर रहा है। आप लोगों ने ये कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ क्या ड्रामा रचाने के लिए बनाई हैं कि खुद तो आप लोग घर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और एक सरकारी नौकर को, जो कि एक सर्टन ग्रेड का अफसर है, उसको आप भेजते हैं कि जाके वो दुनिया के मामला तय करे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन एक पढ़ी लिखी महज़ब बाशऊर जमहूरी कौम को होना चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि वहाँ के हर जर्नलिस्ट के दिमाग में ये सवाल उभरता होगा, बस वो ज़बान पे नहीं आ सकता। हम चूंकि एक ओवरऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग करते हैं दुनिया की अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, तो हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये होता है कि हमें चुक नहीं लिया जाएगा, उठा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जो सच है वो तो बयान करना पड़ेगा ना। अगर हम सच बयान नहीं करेंगे कि एक मुल्क की रियासत का सिपह सलार जाके बादशाह सलामत से मिलते हैं और मामलात तय करते हैं बाहमी मफादात के, तो ये कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ था। और उस किताब का नाम है पाकिस्तान का आइन। उस पाकिस्तान के आइन की तजलील होती है, उस पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा जाता है, चाहे वो अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो या कमर बाजवा हो, कि वो किस तरह से जाएंगे और अपनी किस हैसियत में जाएंगे और वहां बैठ के शाह साहब से बात करेंगे। बात आ गई पैसों की। पैसे जो है देखें आप, ये एक बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ पैसों का। पाकिस्तान के जो पास अगर हम समझ लें, इसको यूं समझ लें कि अगर 10 15 20 रुपए हैं, तो सऊदी अरब के पास 300 400 रुपए हैं। उनको ये 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ जाना था, या उनके ना वो अमीर हो जाते ना वो गरीब हो जाते, लेकिन ये एक सिंबॉलिक एक जेस्चर था। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, यहाँ पे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना कहने से ये बात छुप नहीं जाएगी। दूसरा ये कि सर, इसके साथ ही ये कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको आप क्या समझते हैं कि जो हमारे एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं, वो अक्सर कहा जाता है कि नाकाम रहे हैं। हमारा जो भी नैरेटिव होता है, हमारी जो भी बात होती है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या किसी भी बात के हवाले से, वो दुनिया में पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। दुनिया को हम अभी तक समझा ही नहीं पाए कि हम चाहते क्या हैं। हमने ये देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ह्यूस्टन टेक्सास आए, हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत ह्यूज मैसिव उन्होंने इवेंट किया, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस और पूरी अमेरिका की जितनी भी अरबाब इख्तियार थे, उनको उन्होंने हिला के रख दिया, और वो सब के सब वहाँ एक, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा फैंटेसी लैंड बना दी थी कि वो सब मरूब हो गए थे। और वहाँ पे उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इजलास था, जो सालाना इजलास होता है, जहाँ पे हर कौम आती है और वहाँ पे एहतजाज होते हैं। जिस वक्त
इंडियन एम्बेसडर्स और उनके जो खारजा के अफसरान कांग्रेस में उनसे मुलाकातें कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के अफसरान होटलों में बैठे हुए नाश्ते कर रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब आप प्रेजेंट ही ना हो तो लोग कौन आपकी बात सुनेगा? वरना मैंने ये देखा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या नॉर्थ अमेरिका हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गज़लों की महफिलों में और प्रोग्रामों में और डिनर्स में और बैंक्वेट हॉलों में वीआईपी बन के अपनी बेगमात के साथ जाते हैं, काम ये नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि लाख करप्शन की होगी हमारे सियासतदानों ने पिछले 20 सालों में, लाख सब कुछ बुरे होंगे, लेकिन इतनी बदतर सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी होगी पाकिस्तान की जो इस वक्त चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर इसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो नीचे से नीचे चला जा रहा है, जबकि उसके बरक्स सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी तकारीर में लोगों को मुबारकबादियाँ देते फिर रहे हैं कि मुबारक हो आप लोग, हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब क्या इस मुल्क में अंधे गूंगे बहरे लोग रहते हैं जो ये बात नहीं समझ पाएंगे कि भाई आप क्या फरमा रहे हैं, ये तो सरासर सफ़ेद झूठ है, और आप इतने बड़े ओहदे पे रह के पाकिस्तान की आवाम को क्या धोखा दे रहे हैं? मतलब और फिर लोगों की एक एक तादाद ऐसी भी जो उस पर मनोअन यकीन भी कर लेती है। तो मैं इसका इसका क्या इलाज करूं? आप मुझे बताइए कि जब लोग सच जानना ही नहीं चाहते, सच को समझना ही नहीं चाहते और उसी वहम में रहना चाहते हैं कि जी बहुत अच्छा और 1992 का वर्ल्ड कप और ये और सब कुछ और कप्तान शहजादा मुल्क को तकदीर संवार देगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन आरजू। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जब तक के पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की, XYZ कोई भी आ जाए, ये जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जैसे बिजली, पानी और राशन या जो जो चीजें भी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये पूरी नहीं हो सकती। पॉपुलेशन जो है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और अगर यही एक वजह होती तो शायद हिंदुस्तान इतनी तरक्की नहीं कर रहा होता। आज उनका जो है जो विकास की तरफ जो वो बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ना होता अगर आप पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े इदारों पे सिर्फ इस वजह से बिठा देंगे चेयरमैन के वो वर्दी वाला है, तो फिर वहाँ पे मेरिट का तो आपने कत्ले आम कर दिया ना। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलेशन एक इशू है, उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको पॉजिटिवली यूज़ भी किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हिंदुस्तान है। एक जो पॉपुलेशन का इशू है वो ज़रूर मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो है फ़ौज की जो पॉपुलेशन है उसमें कमी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, हमें कोई जंग तो लड़ने जा नहीं रहे, हमारे कोई ना हमने कोई आज तक जीती है, ना आइंदा कोई जीतने का इरादा है, ना ये सलाहियत रखते हैं जीतने की। तो बेहतर है कि इसमें कमी लाए, इनके अखराजात में कमी लाए, दिफाई अखराजात में कमी लाए, इसका ऑडिट हो, और उसके बाद वो जो पैसे बचते हैं वो फिर पाकिस्तान की दीगर पॉपुलेशन पर खर्च किया जाए। भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर नहीं हो सके, जो कि हो जाने चाहिए थे इतने इतने सालों में, यानी। और अगर जब तक इंडिया के साथ टर्म्स ठीक नहीं होते तो हमें तो यही डराया जाएगा ना, भारत हमला करने वाला है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि अभी तक हम लोग कश्मीर डिस्प्यूट हल नहीं कर पाए? देखिए, क्लैशेस चलते नहीं है, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये समझिएगा, क्लैशेस एक तरफा है। आ, असल में होता क्या है कि बात है सारी नीयत की, कि आप अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और ये आपकी एक तरफा नीयत ही नहीं है। अगर आप गौर कीजिएगा तो तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क पर मुदाखलत नहीं की, हमला नहीं किया। तो और हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है किताबों में और जो मंजन और चूरन बेचा जाता है कि गाड़ी जो चल रही है वो अभी तक उस नाजुक मोड़ से गुजर ही नहीं पा रही। 72 सालों में वो इतना बड़ा नाजुक मोड़ आया हुआ है कि हम बड़े हो गए और वो नाजुक मोड़ पे ही खड़े हैं आज तक। तो और हिंदुस्तान को एक हवा बना के पेश किया जाता है ताकि वो वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग क्रिएट की जाए कि जिसकी बुनियाद पे आप अपने फंड्स जो हैं वो उसको जस्टिफाई कर सकें। और हिंदुस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि देखें, ये लिप सर्विस जो है ये बहुत हो गई है। आपने बातें बहुत कर ली हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी करके देख ली, फनकारों की डिप्लोमेसी करके देख ली आपने, लेकिन साथ साथ जो है वो आपकी तरफ से जो वो नॉन स्टेट एक्टर के नाम पे आपके असली एक्टर आ जाते हैं कभी कभी वहाँ की इंडस्ट्री में, वो बंद करें। पहले आप पहले अपने अफेयर्स को करेक्ट करें। पहले उन जो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दों को पनाह मिली हुई है उनको एक्सपोज करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। जिन लोगों ने धमाके किए, जिन लोगों ने ताजमहल में दहशत गर्दी आतंक फैलाया, भारत में 8 मुख्तलिफ ऐसे आतंक के जो है वाक़यात हो चुके हैं और कोई रिटेलिएशन नहीं हुई। तो उस इन चीज़ों को बंद होना चाहिए और हमने देखा कि इसमें बेहतरी तो आई है बहरहाल।
अब आपने भी देखा होगा कि जब से ये आर्टिकल 270 एब्रोगेशन वगैरह हुआ है, श्रीनगर भी पुरअमन हो गया है। अब वहाँ भी लोगों ने 15 अगस्त पहली मरतबा आज़ादी से मनाया, खुशियाँ मनाई, लोग बाहर निकल रहे हैं। मुसलमान बच्चे बच्चियों को सरकारी अफसरशाही में जॉब्स मिल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। तो वहाँ बेहतरी आना शुरू हुई, ताकि ये चीज़ें जब रुकेंगी, ये आतंक रुकेगा, तो उसका अगला कदम दोस्ती और प्यार होगा। लेकिन सर यहाँ पे तो ये बताया जाता है कि वहां पे जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर है वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, और बहुत टाइम से, यानी तकरीबन कई महीने हो गए वहां पे कर्फ्यू है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और अगर वहां पे कोई किस्म की एक्टिविटी होती है, जैसे कि इंडियन मीडिया और सब लोग कहते हैं कि टेरर एक्टिविटी कहलाती है, और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, उस पर यहाँ पे बताया जाता है कि वो वहीं के लोग हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए वो निकल कर आए, उनके बाप दादा सब वहीं पैदा हुए होते हैं, वो एक मतलब वो डिटेल्स भी एक आ जाती हैं। तो फिर किस तरह से ये बात मानी जाए, और दूसरा पाकिस्तान को फायदा क्या होगा ये सब कुछ करके, अगर बकौल आपके अगर पाकिस्तान ये करे तो? नहीं, देखिए, ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको मैं कैसे डिनाई कर दूं कि वहाँ पे हमारी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई। वहाँ पे एजेंसियों ने लोग नहीं भेजे। मतलब ज़ियाउल हक से लेकर और जमात इस्लामी के जो फ़िदायीन और मुजाहिदीन जाते रहे। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, जिसको मतलब मेरे कहने और आपके कहने से जो है हम इसको झूठ मान लें। रही बात कि वहाँ पे कर्फ्यू की, देखिए बाज़ औक़ात कर्फ्यू और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो वहाँ के शहरियों की हिफाजत के लिए भी लगाए जाते हैं। क्योंकि जब आप शरारत कर रहे होते हैं, जब आपके अंदर शरीर अंसर, मेनेस अंसर मौजूद होता है, तो उनसे बचाव के लिए अपने ही व्यक्तियों की, अपने ही शहरियों की बचाव के लिए आपने वहाँ पे एक तरह का निज़ाम बनाया, और उस निज़ाम में वो खुश हैं, क्योंकि अब वो सुकून का, सुख का सांस ले रहे हैं। अब वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि जी अब हमारे कोई यहाँ पे आके अचानक से इस कोने में बम नहीं फट जाएगा, यहाँ पे आईईडी नहीं फट जाएगा, यहाँ पे कोई कलाशनकोव का बर्स्ट नहीं आ जाएगा। तो आपने देखा कि उससे बेहतरी आई। सर यहाँ पे तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम मैंने ये पहले भी कई बार कहा अपने शो में कि हम लोग हिस्ट्री गलत पढ़ा रहे हैं। अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी जो यानी नए जो आ रहे हैं, हम लोगों को ये नहीं पता कि बांग्लादेश, बेसिकली बांग्लादेश क्यों बना, ठीक है, उसकी क्या रीजंस थी और किस लिए। और इसी तरह से हम जैसे आप कह रहे हैं हिंदू पंडित्स की बात, तो उनका भी कुछ पता नहीं किसी को कि क्या हुआ था। अगर ये सब कुछ ना होता, अगर ये लड़ाई झगड़े ना होते, ये टेंशन ना होती आपके हिसाब से, तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो कहाँ तक हम प्रोग्रेस कर सकते थे? गौर करते हैं कि तरक्की क्यों नहीं हुई और कंपेयर करते हैं, तो इसका सीधा सीधा आपको भी और किसी बच्चे को भी बताएंगे तो वो उसका जवाब दे देगा कि हिंदुस्तान में डे वन से डेमोक्रेसी रही है। हिंदुस्तान ने अपने आइन और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी की है, उसकी रिस्पेक्ट की है, और हिंदुस्तान की फ़ौज ने अपने आइन के सामने सर झुकाया है। उन्होंने उसको फॉलो किया है। वो एक सरकार की एक नौकर बन के रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर आपने देखा होगा कि डे वन से लेकर और आज तक डेमोक्रेसी रही है। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गई हैं, अपोजिशन रही है, अपोजिशन का एक डेमोक्रेटिक रवैया रहा है। उन्होंने किसी भी दीगर रियासत में इंटरफेरेंस नहीं की। उन्होंने अपने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी। उनकी फ़ौज ने जो है, उनकी सेना है, उन्होंने कभी भी अपने आप को आइन से ऊपर नहीं समझा, और उन्होंने एक नौकर की तरह एक सरकार की खिदमत की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, तो डे वन से आपके पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब को सरेआम गोली मार दी जाती है। आपके बाबा कौम की बहन, मादर मिल्लत जिन्हें कहा जाता है कौम की, उनको अयूब खान ने उनके साथ जो सलूक किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उन तक को गद्दार करार दिया गया। उसके बाद मुतवातिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाने के नाम पर, इस्लामी ममालिक की उम्मा का लीडर बनने के नाम पर, इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के नाम पर लोगों के जज्बात से खेलकर यके बाद दीगरे जनरल आते गए, और 8-8, 9-9, 10-10 साल हुकूमत करते चले गए। यानी कि अगर आप देखें कि 72-73 साल में 34-35 साल आपके ऊपर फ़ौज काबिज रही है, तो आपका आइन आपको कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे पाया। तरक्की कहाँ से होती? तरक्की इस वजह से नहीं हुई कि आपकी जंगें चल रही हैं। आपने तो अपनी इकोनॉमिक, आज जो कि दुनिया में एक इकोनॉमिक लीडर के तौर पे बांग्लादेश एक मॉडल लेके आ रहा है, आपने उसको ही खो दिया। आप तो एक बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे आ गए कि जहां आप अपना वतन खो रहे हैं और दूसरे वतन को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं।
हज़ारों मील दूर फ़लस्तीन की बात करते हैं, अपने बलूचिस्तान को बचा नहीं सकते हैं, अपने सिंध में जो है शोरशों को आप रोक नहीं सकते हैं, अपने ही लोगों को, सिंधी दानिश्वरों और उनकी औलादों को आप उठा के गायब कर देते हैं। बलोच स्टूडेंट को, हयात बलोच को आप उठा के जो है 8 गोलियां मार के, हथकड़ी पहना के उसको 8 गोलियां मार के फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये एक हादसा हो गया था। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। और आपको तो मालूम ही है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेडियम है और इसकी एक ऐसी पिच है कि जिसपे और कोई खेले ना खेले, खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। और इसीलिए उनको शायद जो अभी हमारे नादीदा हाथ हैं, अनसीन पावर्स हैं, उनको ये लगा कि खिलाड़ियों को जो है ना वो लाया जाए मैदान में और उतारा जाए। तो इसके लिए उन्होंने इमरान खान का सिलेक्शन किया और अब हम देख रहे हैं कि बाकी लोग भी जो है वो कसरत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कभी शाहिद आफरीदी को एक लिटमस टेस्ट के तौर पे लाया जाता है, कभी शुएब अख्तर को लाया जाता है, फिर बीच में कभी कभी जावेद मियाँदाद को भी छोड़ दिया जाता है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर भाइयों आप लोगों में से और भी कोई हॉकी का खिलाड़ी है, स्क्वाश का खिलाड़ी है, इवन गिल्ली डंडे का भी खिलाड़ी है, वो भी आ गया है, उसको भी एक मौका दो, क्योंकि जब सभी खेल रहे हैं पाकिस्तान से तो आप भी खेलो। तो अगर कोई कंचे भी खेल रहा है तो उसको भी खेलने दो। मतलब मजाक बना दिया इन लोगों ने पाकिस्तान को। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देखेंगे, आपने बात की थी ना शुरू में कि बाजवा साहब वहाँ गए सऊदी अरब। आप मुझे बताएं कि बड़ी अर्जेंसी में इनकी एक्सटेंशन हुई थी, तो वो अर्जेंसी क्या थी और उस अर्जेंसी के नताइज क्या हुए आज? उसके नताइज ये हुए कि आज सऊदी अरब हमसे पैसे मांग रहा है और हम वापस जाके वहाँ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि वो टीचर पेरेंट मीटिंग हो रही है कि बच्चे से कोई गलती हो गई है सर माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करेगा, उसको रेस्टिकेट नहीं करें आप। और वो जाके सुलह सफाइयाँ करा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की। तो ये बाजवा साहब का ये काम था। एंड हु इज़ बाजवा? आप सोचिए, बाजवा एंड वाई बाजवा डॉक्ट्राइन, लाइक ये क्या अफसरान इस मुल्क की रियासत तय करेंगे, इस मुल्क की पॉलिसी नज़रिया तय करेंगे? ये मोहम्मद अली जिन्ना दे गए हैं, हम उस नज़रिए को लेके चलेंगे? आपको वो स्पीचेस देकर चले गए हैं कि पाकिस्तान को कैसे चलना है, अक़लियतों को कैसे रखना है, फेथ को कैसे लेके चलना है, फौज का क्या किरदार है। हम उस डॉक्ट्राइन को माने या बाजवा डॉक्ट्राइन को माने? हु द हेल इज बाजवा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वो एक सरकारी अफसर है, उस अफसर को उसकी औकात में रखो, उसको बोलो कि तुम अपना काम करो, सरहदों की हिफाजत करो, डिफेंस का जो भी तुम्हें प्रोक्योरमेंट करना है वो करो, लेकिन डू नॉट मेडल विद द पॉलिटिक्स ऑफ द रियासत।